आग, एक ऐसी माँ की आग जो सोने जैसे गृहस्थी को जलाकर राख करा गई। सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की होने के बाद भी सुजाता जी जो उनकी बहू हिया कभी पसंद नहीं आ सकी। हिया का दोष मात्र इतना था कि सुजाता जी के एक लौते बेटे अर्नव ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी, जबकि वो अपने बचपन की सहेली तरुणा की बेटी तन्वी को बहू बनाना चाहती थी। उनके विरोध करने पर अर्नव ने स्पष्ट कर दिया था, मुझे तन्वी जरा भी पसंद नहीं है मम्मी। उसके और मेरे स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क भी है। आपकी मर्जी से शादी कर भी लूँ उससे तो निभा नहीं पाऊंगा। क्लियर बता दे रहा हूँ, समझो आप। अरे क्यों पसंद नहीं है, इतनी अच्छी लड़की है, ऊपर से माँ बाप की प्रॉपर्टी की अकेली वारिस। तरुणा की एक लौती बेटी है वो, जैसे तुम हमारे एक लौते बेटे हो, तभी तो पूरी नकचड़ी है। उसके नखरे झेलना मेरे बस की बात नहीं है मम्मी। फिर मुझे हिया पसंद है। मेरे ऑफिस के पास ही उनका भी ऑफिस है। 2-3 सालों से हम दोस्त हैं। मुझे उससे ही शादी करनी है। ये क्या बोल रहे हो अरु? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? कब से हम तुम्हें बताते आ रहे हैं कि हमने और तन्वी के पेरेंट्स ने तुम दोनों का दूसरी किसी लड़की को मैं अपने घर की देहरी लांघने नहीं दूंगी। साफ बता रही हूँ मैं भी। ओह कम ऑन मम्मी, इस बात को मैं तो हमेशा मजाक समझता आया था। आप लोग सीरियस थे, अभी पता चल रहा है मुझे। आपको अगर हिया का अपने घर आना मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे कंपनी क्वार्टर दे रही है, हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आप दोनों के सारे खर्च हम उठाते रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पर हर तरह से देखभाल भी करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। पति रिटायर थे और बेटा एक लौता कमाने वाला। भले ही उसने अनेक खर्चे उठाने की हामी भरी थी, लेकिन क्या पता कब बहू कोई पट्टी पढ़ा दे और वो मुंह मोड़ ले। गहरे सोच विचार के बाद बेनम से सुजाता जी ने उनकी शादी को अपनी स्वीकृति दे दी। हिया बहू बनकर उनके घर आ गई और उसने आते ही घर के अधिकतर काम अपने कंधों पर उठा लिए। उसने कंपनी से महीने भर की छुट्टी ले रखी थी ताकि हर समय साथ रहकर सास ससुर के करीब आ सके, उनकी अच्छी सेवा कर सके, उनका दिल जीत सके। बेचारी की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। जी जान लगाने के बाद भी सास कभी संतुष्ट नहीं हुई। हाँ, उसके समर्पण और परवाह के कारण ससुर जी जरूर उससे सहानुभूति रखने लगे थे। वे पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहे थे, पर बहू के पक्ष में उनकी मुंह खोलते ही सुजाता जी 2 गुना क्लेश करती। फिर स्वयं को असहाय पाते हुए वो सास बहू और बेटे के मामले में निर्लिप्त ही रहने लगे। वे शुरू से थोड़े दब्बू स्वभाव के थे। घर में कैसे भी करके शांति रहे, अर्नव की तरह वह भी सोचने लगे थे। अपने आप को अकेली और अपेक्षित महसूस करके हिया के अंतर्मन में उदासी व्याप्त होने लगी थी। कहा तो वह सोच कर आई थी कि सब कुछ ठीक रहेगा, तो सास ससुर की इच्छा अनुसार वो अपनी नौकरी छोड़ देंगी। जिस बात में घरवाले की खुशी होंगी वो वही करेंगी। पर अब उसको लगने लगा था कि घर के ऐसे वातावरण में वो घुट घुट कर ही अस्वाद ही चपेट में आ जाए। अंततः छुट्टी खत्म होने पर उसने अपनी नौकरी पर लौट जाने का उचित समझा। इस बात से सुजाता जी के भीतर अधिक चिढ़ उभर गई। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी के लिए बाहर निकलकर हिया उन्हें नीचा दिखाना चाहती है, कमाई वाली आत्मनिर्भर होने का रौब गांठना चाहती है। अब तो अक्सर बहू को सुनाती हुई वो बोलती, महारानी जी बस नाश्ता खाना बनाकर निकल लेती है, घर के बाकी सारे काम पीछे छोड़कर। जैसे बाप ने 4 नौकर भेजे रखे हैं, रोज रोज बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाने की आदत जो पड़ी है। हिया अंतर्मुख होने के कारण कभी अपनी घुटन किसी से बांट नहीं पाती थी। हाँ, अर्नव को थोड़ा बहुत अपने से अंदाज़ा होता रहता था कि माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती है, लेकिन वह हिया से ही समझदारी की उम्मीद करता था। उसे थोड़ा सहनशीलता बनकर चलने की सलाह दिया करता था
उसका सोचना था कि इस उम्र में मम्मी तो एक झटके में अपना नेचर बदल से रही नहीं, हम लोगों को ही थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। आखिर माँ की इच्छा के विरुद्ध जो शादी की है। फिर उसे मन के किसी कोने में आस भी थी कि अपने अच्छे व्यवहार से हिया जल्दी ही माँ का मन मोह लेंगी, उन्हें अपने प्रति अच्छा व्यवहार करने पर विवश कर देंगी। हिया अपने ऊपर व्यंग्यबान और ताने तो दिल पर पत्थर रखकर सह लेती थी, मगर श्वास द्वारा अपने माता पिता को नित्य निरंतर कोसा जाना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मायका ऐसे भी किसी विवाहिते के लिए भावुक व संवेदनशील विषय होता है जिस पर उठने वाली एक उंगली भी वह सह नहीं पाती। सुजाता जी के व्यवहार के बाद हर बार हिया आत्ममंथन करने लगती। मेरे माँ बाप का क्या दोष है, उन्होंने क्या अपराध किया है? क्या बस यही कि उन्होंने बेटी की खुशियों को अपनी खुशी समझा है? बेटी के सपनों का घर बसाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसने विदा किया है। ज़्यादा पढ़ा लिख भर देने से बेटी की माँ बाप के फर्ज पूरे नहीं हो जाए। अच्छे संस्कार देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जब खुद ही कुसंस्कारी हो तो लड़की को क्या सिखाएंगे? सुजाता जी अक्सर कहती। कई बार सुनीता चली जाती, अपनी लड़की को नौकरी करने के बहाने से खुला छोड़कर रख दिया था कि जा बेटी, कोई अच्छा भला मोटा मुर्गा देखकर फांस लेना ताकि हमारा लाखों का दान दहेज बच जाए। हिया का हृदय रो उठता। ऐसे अनगर आरोप से कौन से माता पिता ऐसे शिक्षा देते होंगे? और मम्मी पापा ने अपने सामर्थ्य अनुसार दिया तो है। इन लोगों की मांग पर शादी के अधिकतर रस्मों में खुलकर खर्चा भी किया है। भले कर्ज में दब गए हैं, लेकिन बेटी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इन दिनों हिया से जब उसकी माँ मिलती तो पूछती, बिटिया तू ससुराल में अच्छे से तो रहती है ना? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं लाडो? दामाजी तेरा ध्यान तो रखते हैं ना? हिया का मन करता कि माँ के सामने दिल का सारा दर्द उड़ेल उनकी छाती से लगकर खूब रोए और अपना मन हल्का कर ले। लेकिन जैसे ही माँ की उम्मीदों से भरे चेहरे पर उसकी नज़र पड़ती, वह खोखली हंसी हंसती और कह दिया करती, हाँ माँ, एकदम अच्छे से रहती हूँ मैं। आपके दामाद पूरा ख्याल रखते हैं। मम्मी जी पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। माँ की आंखों में सुकून पसर जाता है और हिया उसमें अपनी खुशी ढूंढ लेती। ऐसे ही दिन गुजरते रहते थे। सुजाता जी का आज जैसे ही रसोई में गई, वो बहू वहाँ नहीं दिखी, बल्कि सारा काम आधा अधूरा फैला हुआ दिखा। मौका पाते ही फिर से उनका पारा गर्म हो गया और तुरंत उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सारी रसोई फैलाकर कामचोर न जाने कहाँ मर गई है। फिर औने बोने सब निपटा कर निकल लेंगी अपने नौकरी पर। यहाँ ये नौकरानी जो बैठी हुई है महारानी जी के पीछे घर संभालने को। आज सोकर उठने के बाद से ही हिया को तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। अर्नव अभी तक गहरी नींद सोया हुआ था। इसी तरह हिया उठी तो उसे अपना सर घूमता और जी मचलाता सा लग रहा था, पर हिम्मत जुटाकर वह उठ खड़ी हुई। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वह अर्नव को बिना जगाए बाहर चली गई। रसोई में पहुंच सास ससुर को चाय बनाकर देने के बाद वह सबके नाश्ते और खाने की तैयारी में लग गई। उसने सब्जियां काट कर रख ली और मसाला पीस कर रख लिया। अभी वो आटा गूंदने सोच ही रही थी कि ऑफिस फोन कर देती हूँ सीएल के लिए। उसे जोर की उबकाई आई और वह मुंह पर हाथ रखते दौड़कर अपने कमरे में वॉशरूम को चली गई। मुंह हाथ धोकर वो जैसे ही वहाँ से निकली, उसके कानों में सासू माँ के बड़बड़ाने की आवाज़ पड़ गई। भिखारियों ने अपनी कामचोर आवारा बेटी को आगे करके मेरे सोने जैसे बेटे को फंसा लिया। भगवान करे सच के भिखारी बन सड़क पर आ जाए, कटोरा लेकर भीख मांगते फिरे। लगातार ऐसी बद्दुआएं सुनती और सहती आ रही थी हिया, मगर आज अस्वस्थ तन के कारण उसके मन की घुटन हृदय से ज़्यादा बढ़ गई और उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। तत्काल उसने एक भयानक निर्णय ले लिया।
शायद डिप्रेशन के दौरे जैसे स्थिति में उसका अपने दिमाग पर नियंत्रण न रहा था। सास ससुर के कमरे की सफाई करते हुए उनकी टेबल पर नींद की गोलियां का डिब्बा हमेशा रखा करती थी। वह अनायास ही वहां जा पहुंची। देखा, कमरे में कोई नहीं था। ससुर बाहर बारात में बैठे हुए थे। सास रसोई में अपने प्रलाप में लगी हुई थी। यंत्र चालित सी वह डिब्बा उठा लाई, अपने कमरे में वापस आकर दरवाजा लॉक कर दिया। फिर ढेर सारी नींद की गोलियां हलक में उतार ली और कमरे के एक किनारे पीछे काउच पर गिरकर गहरी नींद सो गई, दोबारा कभी न उठने के लिए। वही बगल में पलंग पर अर्नव अभी तक गहरी नींद सोया पड़ा था, इस बात से बेखबर कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उधर जब देर तक हिया रसोई में वापस नहीं आई, सुजाता जी गुस्से में उबली हुई उसके माँ बाप को गालियां से नवाजते हुए बाहर तक चली गई, ये सोचकर कि बहुरानी जरूर ससुर जी को मक्खन लगाने कुछ लेकर गई होंगी और उन्होंने उसे पास बिठा लिया होगा। लेकिन बाहर उन्होंने अपने पति अकेले समाचार पत्र में मुंह छुपाए दिखे। हिया का कहीं अता पता नहीं था। वे दौड़ते हुए वापस बेटे के कमरे तक गई। दरवाजा अंदर से बंद पाकर उन्होंने उसे बुरी तरह से पीट डाला तो महारानी सारे काम छोड़कर फिर से कमरे में घुस गई है। आज नहीं छोड़ूंगी इसे, अर्नव से बोलकर इसकी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। दरवाजा खटखटाते यही सोच रही थी। लगातार दरवाजा पर पड़ती जोरों की थाप से अर्नव चौंक कर जागा। भागकर दरवाजा खोला, माँ को आंखों से अंगारे बरसता पाया। सुजाता जी बेटे को बाजू धकेल कमरे में घुस गई। बहू को औंधे पड़कर सोते हुए देखकर वो चीखने लगी, देख तेरी बीवी की मक्कारी। उधर सारे काम फैला हुआ छोड़कर अर्नव ने पहली बार हिया को इस समय सोया हुआ देख रहा था। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, सोचता हुआ उसे जगाने लगा और थोड़ी ही देर में जैसे ही उसे आभास हुआ कि हिया सोई नहीं है बल्कि बेहोश है, उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। आनन फानन में परिचित डॉक्टर को फोन करके बुलाया गया, जिसने चेकअप करके हिया की मृत्यु की पुष्टि कर दी। अर्नव के साथ साथ उसके माँ बाप को साफ सुन गया मन। नहीं डॉक्टर साहब, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी है। मगर सच अपने विद्रूप रूप में सामने था। अनहोनी घट चुकी थी। कोर्ट कचहरी ही के चक्कर अर्नव के लिए यह सब एकदम असहनीय था। बहू को आत्महत्या के लिए उस्काने का पूरा इल्ज़ाम माँ बाप पर आते देख उसने अपने बयान में सारा दोष अपने सर ले लिया। पूछताछ में हर बार यही झूठ कहता रहा कि दोनों की पटती नहीं थी। उसके और हिया के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। इंस्पेक्टर शैलेजा अब उसकी लिखित बयान दर्ज कर रही थी। अर्नव कुछ सोचते हुए बता रहा था, कल ही लड़ाई में हिया ने गुस्से में मुझे धमकी दी थी कि वह सुसाइड कर लेंगी, जिससे जवाब में मैंने कह दिया था कि ऐसा कोई धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मरने वाले बोलकर नहीं मरते। मुझे क्या पता था कि वो सच। इस बयान के बाद पुलिस ने अर्नव को गिरफ्तार कर लिया और उस पर नवविवाहित पत्नी की अरुक्ष हत्या का मुकदमा दायर हो गया। हिया के घर वाले बेटी के गम में पागल हो उठे थे। जिस हंसती खेलती लाडली को उन्होंने कुछ माह पहले डोली में बिठाकर यह समझकर विदा किया था कि वो अपने मनपसंद हम सफ़र के संग जिंदगी को भरपूर जिएंगी, उसकी ऐसी अकल्पनीय परिणति उसने सहन नहीं हो रही थी। उनकी याचिका पर अर्नव की जमानत की अर्जी नामंजूर हो गई और उसे केस के पहले चरण के फैसले तक के लिए जेल में डाल दिया गया। एक निर्दोष इंसान के लिए यह सब झेलना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। ऊपर से जेल के अंदर की काली दुनिया। अर्नव के लिए दुर्दांत अपराधियों के बीच रहना जीवित नरक भुगतने जैसा था। वह शत से भरे हुए कई पुराने और घाव मुजरिम वहाँ ऐसे थे जो नए आए हुए कैदियों को कई तरह के शोषण करते थे। ऊपर तक उनकी पहुंच और कानून के रखवाले से साठगांठ होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी शिकायतें करे।
अगर कोई शिकायतें करे भी तो कोई सुनवाई नहीं होनी थी, उल्टा शिकायत करने वाले की शामत आ जानी थी। अधिक दिनों तक अर्नव यह सब झेल नहीं सका। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसकी पागलों जैसी हालत देखकर जेल के वार्ड की रिपोर्ट पर उसे जेल में स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ के डॉक्टर द्वारा उसकी मानसिक स्थिति गंभीर होने की सूचना पर उसको तत्काल मेंटल ड्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया। वहाँ भी उसकी हालत सुधरने के बजाय दिनों दिन बिगड़ती चली गई और एक दिन विशेषज्ञ डॉक्टर ने अर्नव के बारे में अपनी फाइल रिपोर्ट जेल प्रशासन तथा मरीज के घरवालों को सौंप दी कि ऐसे सीवियर केस के पेशेंट को पूरी तरह से ठीक हो पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट सुनते ही सुजाता जी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ने वाली है। उन्हें भान होने लगा कि उन्होंने अपने हाथों से अपना सब कुछ नष्ट कर डाला है। प्रस्तर प्रतिमा सी वे किंग कर्तव्य मूड खड़ी थी कि तभी उनके पति रोते कलपते हुए उनके पास आए और सबके सामने चीख चीख कर सारी बर्बादियों का दोष उन्हें ठहराते कहने लगे, ऐसी औरत के साथ मैं अब एक पल भी नहीं रहूँगा। आज से ही किसी वृद्धाश्रम में जाकर रह लूँगा या फिर मथुरा वृंदावन चला जाऊँगा। इस कलंकिनी का चेहरा भी दोबारा नहीं देखूँगा। जो करीबी परिवार वहाँ जुट आए थे आपस में कानाफूसी करने लगे। सुजाता जी को किसी का फुसफुसाता स्वर सुनाई दिया, अपने ही बच्चों को खाने वाली डायन, न देखी हो तो देख लो, एक बार ऐसी होती है और नहीं तो क्या। अपने कोक जाए तक की खुशी बर्दाश्त नहीं थी इसे, तो दूसरे का तो क्या ही भला सोचेंगी। किसी की हिराकत भरी आवाज़ सुनाई दी, ऐसी नीच परछाई भी पड़े तो अनर्थ हो, चलो जल्दी यहाँ से, कोई और कह रहा था। एकाएक सुजाता जी की अपनी अंतरात्मा चीख चीख कर उसने उनके कर्मों का हिसाब पूछने लगी। किस बात की कमी थी तुझे सुजाता? घर में सब कुछ भरपूर भरा हुआ था, सब कुछ जरूरत से ज़्यादा ही था, कम नहीं थी। बेटे की शादी तो तगड़ा दान दहेज वसूलने की भूख ने तुझे कहीं का न छोड़ा। आँख खोल कर देख तो ज़रा, दूसरे के बच्चों के लिए पाले हुए वैमनस्य की आग ने तेरे अपने जिगर के टुकड़े को लपेट लिया। उसी आग से तुम्हारे सोने जैसी गृहस्थी जलकर राख हो गई। क्या करूँगी अब? अपना ये कलंकित मुंह लेकर कैसे जिएंगी? किसके लिए जिएंगी? क्यों जिएंगी? जीकर क्या करेंगी? अपराध बोध, आत्मग्लानि और पश्चाताप की ज्वाला उनके मन में धकधकने लगी। भीतर ही भीतर उस निरंतर तेज होती अग्नि में वो सचमुच जल मरी और फिर वो जोर से हंसने लगी, हा 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 करके, हा 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 हा। अपने सिर के बाल नोचती वो अट्टहास कर उठी। सामने खड़े सभी लोग अब नितांत अपरिचित थे, किसी को भी वो पहचान नहीं पा रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाए उसी तरह से पैशाचिक हंसी हंसती वे बाहर सड़क की ओर दौड़ पड़ी और अंधाधुंध दौड़ती चली गई, दौड़ती चली गई, दौड़ती चली गई, दौड़ती चली गई, दौड़ती चली गई। थैंक यू।